नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनकहा सच। भैया भैया मैं माँ को रख लूंगी, खुशी से रख लूंगी। उनकी सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। पर मेरी दो शर्तें हैं। शर्तें? भैया भाभी एकदम चौंक पड़े। भाभी तो एकदम ही शुरू हो गई। तुम्हारा हिस्सा दे देंगे भाई, और माँ जी का खर्चा भी, कुछ उधार नहीं रखेंगे। भैया ने उन्हें डपट दिया। उसे बोलने भी तो दो, एकदम ही शुरू हो जाती हो। मेरे सामने इस तरह अपमानित होना भाभी को जरा अच्छा नहीं लगा। वे पैर पटकते हुए भीतर चली गईं। भैया ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ बोलो। मेरी पहली शर्त यह है, बल्कि इसे मेरा अनुरोध ही कह लीजिए, कि माँ के रहते आप यह घर न बेचें। मतलब यह कि मैं माँ को जीते जी बेकार होते नहीं देख सकती। जो भी 2-4 साल उनके बाकी हैं, उन्हें शान से जीने दें। उनकी छत छीनकर उन्हें आश्रित के रूप में किसी की दोहरी पर न छोड़ें, भले ही वह मेरी देहरी क्यों न हो। तुम्हें पता है कि वे अब बस 2-4 साल ही जिएंगी। भीतर के कमरे में भाभी भुनभुना रही थी। मतलब वे कहीं गई नहीं थी, दरवाजे से कान लगाए यहीं खड़ी थी। भैया ने इस बार भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पूछा, दूसरी शर्त? मेरी आपसे विनती है कि माँ को कभी यह पता न चलने दें कि आप दोनों हमेशा के लिए सुमित के पास यूएसए जा रहे हैं। मकान का बिकना तो वे एक बार झेल जाएंगी, पर आप लोगों का परदेश बस जाना उन्हें तोड़ देगा। कुछ तो बताना होगा। कह दीजिएगा कि मेनिका की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। पिछली बार आप गए थे तो पड़पोते की खुशी में वे बड़े आराम से मेरे पास रह गई थीं। 6 महीने तो आराम से कट ही जाएंगे, बाद में और कुछ सोच लेंगे। भाई साहब कुछ कह नहीं जा रहे थे कि दरवाजे पर तांगा रुका। माँ भागवत से लौट कर आई थी। उनके सामने तो बात हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं चाय पीकर चुपचाप लौट आई। भैया भाभी का ग्रीन कार्ड बन गया था। सुमित उन्हें अपने पास बुला रहा था। भैया भी सब कुछ बेच बाच कर हमेशा के लिए चल देना चाहते थे, पर माँ एक शाश्वत समस्या की तरह मौजूद थी। भाभी पता नहीं कितनी बार कितनी तरह से कह चुकी थी कि पता नहीं कितनी लंबी उम्र लिखा कर लाई हैं। हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इनके रहते तो हम अपने बाल बच्चों का सुख भी नहीं उठा पाते, बस फोटो से मन बहलाते रहते हैं। पिछली बार ये लोग गए थे तो माँ मेरे पास आराम से रह गई थी। 1 महीना तो बच्चे की प्रतीक्षा में ही बीत गया। बच्चे के जन्म के बाद तो खुशियों का जैसे सैलाब आ गया। माँ स्काइप पर पड़पोते की छवि देख देख कर निहाल होती। हर तीसरे चौथे दिन बेटे बहू से फोन पर बात होती। 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इसलिए मैंने इसरार किया कि इस बार भी इसी बहाने से जाइए। 6 महीने तो आराम से कट जाएंगे, बाद में कुछ और सोच लेंगे। कहाँ तो भैया मकान बेचने की सोच रहे थे, माँ तो किराए पर भी उठाने नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि 6 महीने में घर गर्द गुबार से भर जाएगा। लोग दरवाजे खिड़कियां उखाड़ कर ले जाएंगे। किराएदार रहेगा तो कम से कम घर में झाड़ू तो लगेगी, दिया तो जलेगा। वे मन से ही सही, वे मान तो गईं, पर अपना कमरा उन्होंने सील कर दिया। कहा कि यह मेरे ठाकुर जी का बासा है, यहाँ तीसरा कोई नहीं आएगा। 6 महीने बहुत अच्छे से बीत गए। सुमंत ने सुजय की 5 साल पहले वाली तस्वीरें दिखा दिखा कर उन्हें खुश कर दिया। इस नए वाले काल्पनिक बेटे का नाम हमने सुयश रख लिया। अपनी वंश बेल को यूं फलती फूलती देख मां आनंद मग्न थी। ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञ थी। उन्हें नित नए भोग लगा रही थी। उनके दामाद और नाती प्रसादी पाकर प्रसन्न हो रहे थे। 6 महीने पलक झपकते बीत गए। इसके बाद माँ थोड़ा बेचैन होने लगी। कहती, तुमने तो बताया था कि वहां 6 महीने से ज्यादा रहने नहीं देते। मैं समझाती, बच्चा छोटा है ना माँ, साथ में स्कूल जाने वाला बड़ा भी है, नौकरी करती है मेनिका, दोनों को कैसे संभालेगी। इस बार तो उसके मम्मी पापा ने भी मना कर दिया है कि इतना लंबा सफर हमसे नहीं होता, तो अब इन्हीं लोगों को संभालना है। सरकारी अमले को कुछ दे दिलाकर मना लिया होगा। फिर धीरे धीरे फोन कम होते गए। माँ की उत्सुकता भी कम हो गई थी। पहले तो बार बार पूछती, फोन नहीं आया। अब फोन आता भी तो कहती, तुम ही बात कर लो, मुझे अलग से क्या कहना है।
8-10 महीने बाद तो यह हालत हो गई कि माँ की बच्चों की तस्वीरों में भी रुचि नहीं रह गई। एक बार तो बोली, उससे कहो यूं रात बिरात फोन न किया करे, जो कुछ देखना दिखाना है दिन में दिखाया करे, इतनी ठंडी में हमसे बिस्तर से उठा नहीं जाता। उनकी इस उदासीनता का मर्म मेरी समझ में आ रहा था। उनके संस्कारशील मन को यूं बेटी के घर में पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अकेले रहने की हिम्मत होती तो वे एक दिन भी मेरे यहाँ नहीं रहती, पर मजबूर थी। साल भर बीत गया और माँ जैसे एकदम वितराग हो गई। उन्हें दीन दुनिया से जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा। कई बार माला जपते जपते उनका हाथ रुक जाता, वे जड़ हो बैठी रहती। कई बार परोसी थाली पर कौर हाथ में लिए बैठी रहती। बाकी लोग खाकर उठ जाते और उनका खाना शुरू ही नहीं हो पाता। ठाकुर जी के सामने बैठती तो आंखें कहीं शून्य में टंग जाती। पहले उन्हें मंदिर जाने का इतना शौक था। सोमवार को शिव मंदिर, मंगल को हनुमान जी, ऐसे दिन बंधे हुए थे। अब सब छूट गया था। पर्वों पर भी जाने का मन नहीं होता था। कहती, वहां जाकर धक्के खाने से तो अच्छा है घर में ही दर्शन कर लो। वैसे भी वहां जाकर अब मांगना क्या है, देने वाले ने सब कुछ तो दे दिया है। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। मेरे दोनों बच्चे नानी से बहुत हिल गए थे। देर रात तक उनका कहानी सेशन चलता, पहेलियां पूछी जाती, अंताक्षरी खेली जाती, पर अब धीरे धीरे वह भी कम होता जा रहा था। पता नहीं माँ का स्टॉक खत्म हो गया था या बच्चों का उत्साह कम हो गया था। माँ का रसोई में अच्छा खासा दखल था। उनके रहते मैं एकदम निश्चिंत हो जाती थी, पर रसोई से भी माँ का मन ऊबने लगा था। मैं कोई पाक विधि पूछती थी तो टालने के अंदाज में कह देती, हमारे तौर तरीके तो पुराने हैं, तुम लोगों को क्या पसंद आएंगे। इस अजीब मानसिक अवस्था का परिणाम शरीर पर तो पड़ना ही था। दिन में 5-6 बार चाय पीने वाली माँ अब 2 कप पर गुजारा कर रही थी। मैंने 1-2 बार कहा भी कि माँ भैया आएंगे तो मुझसे लड़ने वाले हैं कि मेरी माँ को भूखा मार दिया। माँ कुछ कहती नहीं, हंसकर रह जाती। बड़ी करुण हंसी होती थी वह। उनकी आंखों में एक निचाट सूनापन भर गया था। कई बार ऐसा होता कि उनकी आंखें तो मुझ पर होती, पर लगता कि वे मुझे नहीं, मेरे पार किसी को देख रही हैं। उनकी इस मनोदशा से मैं ही नहीं, मेरे पति देव भी चिंतित हो उठे थे। कहते, कहाँ तो तुम माँ की सेवा का श्रेय लूटने चली थी, अब ऐसा न हो कि बदनामी गले पड़ जाए, नाते रिश्तेदारों को कहने सुनने का मौका मिल जाए। आखिर एक दिन हिम्मत बांधकर मैंने घर से बाहर जाकर भैया को फोन कर ही दिया। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ एकदम उठकर चले आना इतना सरल नहीं है, पर आप कोशिश कीजिए, ऐसा न हो कि बाद में पछतावा ही हाथ रह जाए। मैंने तफसील से माँ की हालत बयान कर दी थी, पर मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि भैया फौरन चले आएंगे। वे आए, अकेले नहीं दोनों आए। मैं तो डर गई थी कि भाभी आते ही शुरू हो जाएंगी कि हमारा इतना सा सुख भी इनसे देखा नहीं गया। पर भाभी इस बार अपेक्षाकृत शांत और सौम्य लगी। माँ भैया से लिपटकर ऐसे हिलक हिलक कर रोई कि मुझे तो डर होने लगा था, पर मैंने रोका नहीं। सोचा, पता नहीं कितने दिनों की संचित रुलाई है, निकल जाने दो, मन हल्का हो जाएगा। 2 दिनों तक भैया भाभी सफर की थकान उतारते रहे। फिर तीसरे दिन घर देखने जो गए तो पूरा दिन लगाकर लौटे। आते ही बोले, कल हम लोग माँ को लेकर चले जाएंगे। कहाँ? अपने घर, और कहाँ। मैं यहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने थोड़े ही आया हूँ, माँ को उनके घर ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन वाजपेयी जी से मेरी बात हो गई है, बगल वाला कमरा भी उन्होंने खाली कर दिया है, और सामान, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। और चौथे दिन भैया भाभी सचमुच माँ को लेकर चले गए। मुझे डर लगा कि कहीं भैया ने मेरे फोन का यह अर्थ तो नहीं निकाल लिया कि मैं ऊब गई हूँ। मैं तो केवल माँ की ऊब को व्यक्त कर रही थी। खैर, अब इस बात पर सोचने का कोई मतलब नहीं था। माँ बड़े उत्साह और उछाह से अपने घर लौटी। बड़े भक्ति भाव से उन्होंने अपने ठाकुर जी को पुनः उनके मंदिर में प्रतिष्ठित किया। अरसे बाद मैंने उनके चेहरे पर प्रसन्न हंसी देखी और मेरी सारी शंका कुशंकाओं का जैसे समाधान हो गया। कुछ मैंने और कुछ वाजपेयी जी ने मिलकर जरूरत का सामान जुटा दिया। चाय नाश्ता भाभी बना लेती थी, खाना मेरे घर से पहुंच जाता था। माँ के लिए तो पलंग की व्यवस्था हो गई थी, पर भैया भाभी जमीन पर सो रहते थे।
बड़ा बुरा लगता था, पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि भाभी ने कभी किसी दिन परेशानियों की शिकायत नहीं की। वे भी पति के साथ माँ की सेवा में जुट गई थी। दोनों को देखकर माँ का जी जुड़ा जाता था और वे दिन भर हाथ जोड़कर ठाकुर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती। हमें सचमुच अंदाजा नहीं था कि इस बीच माँ भीतर ही भीतर कितना छीद चुकी थी। पता तो तब चला जब वे एक रात सोई तो उठी ही नहीं। माँ का जाना किसी के लिए भी सुखद नहीं होता, पर मैं खुश थी कि माँ ने अपनी अंतिम सांस अपने घर में अपने बेटे बहू के सानिध्य में ली। भैया को जरूर उनकी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया होगा, तभी वे जिद करके माँ को अपने घर ले आए थे। उस दिन इस बात का बुरा लगा था, पर अब खुशी हो रही थी। भैया ने भी मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, अनु, तुमने बहुत अच्छा किया कि समय रहते मुझे खबर कर दी, नहीं तो सचमुच जीवन भर पछतावा ही रह जाता। आप लोगों को देखकर माँ इतनी खिल उठी थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अंत इतना समीप होगा। शायद माँ की जिजीविषा ही चुक गई थी। कोई बात नहीं, हम इसी बात पर संतोष कर लें कि अंतिम सांस उन्होंने अपने घर में ली। अपने दरवाजे से उनकी अंतिम यात्रा निकली। बाकी सारे काम भी यहीं पर संपन्न होंगे। जैसा कि भैया ने चाहा था, सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो गए। मुझे लगा था कि मोनिका और सुमंत इस अवसर पर आएंगे, पर नहीं भी आए तो मैंने चर्चा नहीं की। भाभी को बुरा लग जाता और इतनी दूर आना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। ढेर सारा पैसा लगता है। वह पैसा उसने भेज दिया था, उसी से माँ के सारे काम संपन्न हुए। 13 के 2-3 दिन बाद मैंने भैया से कहा, भैया अब यहाँ का सब समेट कर घर चलिए। वाजपेयी जी के सौजन्य का बेजा फायदा उठाना ठीक नहीं। मैंने उन्हें मकान खाली करने के लिए कह दिया है। वो तो खैर आगे पीछे खाली करवाना ही था। अब आप लोग घर चलिए। इत्मीनान से एक ब्रोकर ढूंढते हैं, पेपर में विज्ञापन देते हैं। महीना 15 दिन आराम से लग जाएंगे। ये काम इतनी जल्दी नहीं होते, जल्दी करना भी नहीं चाहिए। पर तब तक आप यहाँ परेशानी में रहें अच्छा नहीं लगता। घर चलकर आराम से रहिए। मुझे अब न कोई विज्ञापन देना है न ब्रोकर ढूंढना है। क्यों, वाजपेयी जी खरीद रहे हैं क्या? नहीं, पर मुझे अब घर बेचना ही नहीं है। क्यों? मैं भी अपनी अंतिम सांस इसी घर में लेना चाहता हूँ। बस भी कीजिए भैया, अभी एक दुख से तो हम उबरे नहीं हैं और आप। अनु, जिस तरह माँ यहाँ अपने घर के लिए छटपटा रही थी, 7 समंदर पार मैं भी अपने घर के लिए छटपटा रहा था। हम दोनों के ही प्राण फड़फड़ा रहे थे, पर लौटने की राह नहीं मिल रही थी। वापस आने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तुम्हारा फोन आया और मेरे लिए जैसे सारे रास्ते खुल गए। तुम्हारा सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ, अब लौट कर नहीं जाऊंगा। और वह ग्रीन कार्ड, जानते हैं बनवाने में पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो 1.5 साल रह तो आए हैं, मन हुआ तो फिर चले जाएंगे। पर अब जाकर करना क्या है? जितना घूमना था घूम लिया, जो देखना था देख लिया, जो कुछ एंजॉय करना था कर लिया। बस अघा गए हैं, हम तो अब कहीं नहीं जाएंगे। कहकर भैया चुप हो गए। उन्होंने जो कुछ कहा उससे शायद कई गुना अनकहा रह गया, और वह अनकहा मुझ तक पहुंच रहा था। इसलिए मन कैसा तो हो गया। मैं उठ खड़ी हुई। भैया चलती हूँ, अब देर हो रही है, बच्चे राह देख रहे होंगे। जा रही हो? अच्छा, भैया ने कहा। उनकी आंखें मुझ पर टिक गई थीं। वे आंखें देखकर मैं कांप गई। पिछले दिनों माँ की आंखों में एक निचाट सोनापन भर गया था। वे मेरी ओर देखती भी तो लगता था मुझे नहीं, मेरे पार किसी और को देख रही हैं। इस समय भैया की आंखों में भी वही सूनापन, वही खोयापन था। वे मुझे देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, मेरे पार कुछ देख रहे थे। क्या था उस पार? अमेरिका। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनकहा सच। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।